पहले शोहर की वफात के बाद शगुफ्ता ने दूसरी शादी ये सोचकर की थी कि उनके बच्चों के सर पर बाप का साया बरकरार रहेगा, लेकिन ये बात उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि यही बाप अपनी ही बेटियों का मुहाफिज बनने के बजाय उनके साथ जुल्म करेगा। 1 माह कबल शगुफ्ता के दूसरे शोहर गुलाम कादिर ने अपनी 12 साल सौतेली बेटी मरियम की शादी जबरदस्ती अपने 35 साल भाई रोशान अली से करवा दी। मरियम कहती हैं कि इस शादी से कबल उनके वालिद गुलाम कादिर अक्सर उन्हें और उनकी 8 साल बहन नूर को गलत तरीके से हाथ लगाने की कोशिश करते थे। ये अमल अक्सर दिन के वक्त में पेश आता था जब मरियम की वालदा शगुफ्ता बीबी घरों में काम करने के लिए जाती थी और रात के वक्त तब जब घर में सब सो जाते थे। सोशल मीडिया के जरिए सामने आने वाले मरियम के वीडियो बयान में उनका कहना था कि अब्बू ने भी मेरे साथ गलत किया है, वो ये रात के वक्त में किया करते थे। मेरे चाचू भी रात में मुझे ले जाते थे और दोनों छोटी बहन नूर के साथ भी यही करते थे। मरियम ने वीडियो में मजीद कहा कि चाचू ने जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटी। इज्जत लूटने के बाद हमें धमकियां दी कि अगर हमने किसी को बताया तो वो और अब्बू हमें मार डालेंगे, इसलिए किसी को भी नहीं बताया। चाचू अब्बू से कहते थे कि उनको बोलो मेरी मालिश करें। अब्बू और चाचू हमें मारते हैं ताकि हम किसी को ना बताएं। एक का नाम रोशान अली और एक का नाम गुलाम कादिर है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में मरियम की वालदा शगुफ्ता बीबी ने उसके जिस्म पर हर तशद्दुद के निशान भी दिखाए। मरियम की उल्टी टांग और पीठ पर जख्मों और नील के निशान हैं, जबकि उनके सीधे हाथ की हड्डी में भी तकलीफ है। शगुफ्ता बीबी ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए कहा कि जब मेरी बेटी ने मुझे अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया तो मैंने अपने शोहर और उसके भाई से बात की, जिस पर उन्होंने मुझे लोगों को इस बारे में बताने से मना किया और धमकी की कि वो मुझे तो छोड़ देंगे लेकिन मेरे बच्चों को मार देंगे। शगुफ्ता का मजीद कहना था कि मेरे शोहर गुलाम कादिर और उसके भाई रोशान अली ने मेरी बड़ी बेटी को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया है। गुलाम कादिर मेरी तनख्वाह भी मुझसे ले लेता था। जब मेरी बेटी ने उससे शिकायत की कि चाचू मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं और अपने फटे हुए कपड़े भी दिखाए और कहा कि मैं अम्मी को सब कुछ बताऊंगी, तो उसने और उनके भाई ने मिलकर मरियम को बहुत मारा। कराची की अवामी कॉलोनी पुलिस थाने में सोमवार को शगुफ्ता बीबी की जानिब से FIR दर्ज करवा दी गई, जिसके बाद मरियम के सौतेले बाप गुलाम कादिर और चचा रोशान अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अवामी कॉलोनी थाने के SHO इंस्पेक्टर हुमायूं ने बताया कि जिस दिन FIR दर्ज हुई है उसी दिन दोनों मुलाजमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजमान का 1 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया है, जिसके बाद इस केस की मजीद तहकीकात की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता रोज मरियम को जिन्ना अस्पताल के बच्चा वार्ड में दाखिल करवा दिया गया था, जहां उसका तिबी मुआयना हुआ है और रिपोर्ट आने के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं। मेरी 15 साल बेटी से मेरा शोहर बहुत प्यार करता और कहता है कि उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा शोहर उसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने शोहर को शक की निगाहों से देखती रहती थी। शोहर ने जबरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे शोहर के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाएं। बेटी आती तो उसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो उस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोजाना स्कूल 2 घंटे लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मेरे तो कदमों तले से जान निकल गई थी क्योंकि मेरा शोहर तो बेटी को रोजाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन शोहर से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तो अपनी होशो हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बेटी तो रोजाना, मेरा नाम फरवा है, मैं बहुत खूबसूरत थी लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया। वो मुझ पर हर रोज हाथ उठाता था, रोजाना मुझ पर तशद्दुद करता था और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो उससे खुद ही बुरी लग जाती थी कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मारकर मिलता क्या है। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ये समझाया गया था कि बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर में तुम्हारी लाश ही निकलनी है, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शोहर मुझे मारता था ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो मुझे ऐसे मारता था कि जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता था तो कहती थी कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी।
मगर मेरे शोहर को फिर भी शर्म नहीं आती थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे शोहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी। और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क में होता था वो अचानक से मुझे मिलने आया था। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शोहर ने कहा अगर ये वापस गई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाकनामा भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शोहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया कि उसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। टांग टूटकर जुड़ गई थी लेकिन मेरे चलने में नुक्स आ गया था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती फिरती थी। फिर भी मेरी शादी दोबारा करवा दी गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा शोहर पहले से शादीशुदा था लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छा इंसान है इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी मुतमईन थे। शादी के बाद जिंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा साबका शोहर तो मुझे बहुत मारता था मगर ये वाला शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन पहले वाले शोहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रही थी इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नजर आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह से गुजरने लगी। जब साबका शोहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 8 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरी बेटी 15 साल की हो गई थी और मेरी तरह ही वो ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने उसे 5 जमातों तक पढ़ा लिया तो उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शोहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता कि उससे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा शोहर उसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बेटी का 1 साल जाया भी हुआ था मेरी तलाक और सारे मसले मसाइल के लिए, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती थी। तो वो 15 साल की पर छठी क्लास में थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी। अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज्यादा उम्र की थी। वो कहती थी कि माँ लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरा साबका शोहर अजीब था। मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राजी नहीं था। तभी उसके 2 साल जाया हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हुई। फौरन अपने शोहर को भेजा कि जाकर बेटी को ले आए, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? उसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शोहर उसको वापस ले आया लेकिन घर आने में 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब किस्म के सवाल कर रहे थे। आप इसके बाबा हैं लेकिन उसके पिछले सर्टिफिकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ तो मुझसे कोई कागजात साइन करवाए और फिर बच्ची से पूछा कि ये आपके बाबा हैं। जब उसने कहा कि जी ये मेरे बाबा हैं तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहां से उसे डॉक्टर के पास ले गया क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था। करते कराते 2 घंटे लग गए लेकिन अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी अब पहले से बेहतर थी लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी और वो फौरन ही सो गई। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। जब वो छोटी बच्ची भी थी तब भी नहीं हुआ था। अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो रही थी। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरे शोहर उसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफा भी मेरा शोहर उसे लेने के लिए गया था। शोहर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये कमजोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दें। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों का मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र था कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। मैंने अपनी बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उससे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि इसको काम कम दिया करें। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती थी, इसीलिए शोहर से कहा कि उसके स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से पैगाम लिख दे, इसको काम कम दिया करें। उसकी तबीयत आजकल बड़ी खराब रहती है। मेरे शोहर ने कॉपी पर लिख दिया। मेरी बेटी अब चुप चुप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूँगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है, जिंदा होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज्यादा
भूख लगी होती। वो कहती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दें, और मुझे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था क्योंकि उसको गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था। वो सब्जियां नहीं खाती थी। मैं उसे रात को दूध भी पिलाया करती थी, हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। इस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। शोहर से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है तो कहने लगा कि बच्चों के लिए ही तो इंसान कमाता है। वैसे उसने ये बहुत अच्छी बात की थी, ये बेटी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान थी, हफ्ते के दिन ही मेरी बेटी क्यों बेहोश होती थी? क्योंकि एक दो दफा तो चलो इत्तेफाक हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वो क्यों बेहोश हो जाती थी? मैंने उससे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज़्यादा काम मिलता है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत ख़राब रहती है। लेकिन मेरे शोहर को वो अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा शोहर शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करता था, कहता था कि बाहर ले जाऊंगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सब ने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी के लिए एक गैर महरम है, इसके साथ तुम अपनी बेटी रखोगी, उससे बेहतर है कि शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने शोहर पर शक भी होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा शोहर मेरे साथ अच्छा था, दिखने में ऐसा नहीं लगता था, मुझसे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफ़ी इज्जत दी, और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद नहीं दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी भी होश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन। और इस दफ़ा रात को मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि वो किस बात पे रो रही है। मैं अंदर चली गई, आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आज मुझे रियाजी की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है? उसने कहा कि पता है, लेकिन वो ऐसी ही हैं। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे शोहर को अंदर जाने नहीं देते होंगे, वो उनसे बात कैसे कर सकता है? मुझे उसकी क्लास टीचर से ही बात करनी चाहिए। उसकी तबीयत ख़राब है, उसको काम कम दिया करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सज़ा ना दिया करें। बीमार बंदा तो अपना आप संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे शोहर की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, उसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको ले जाएं। तो मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, या फिर हम दोनों मिलकर जाते हैं। यह सुनकर मेरे शोहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। मेरे शोहर ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। मेरे शोहर की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ तो चल रहा है उन दोनों बाप बेटी के दरमियान, और मेरा शोहर भी उसका साथ दे रहा था। हालांकि इस उम्र में कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, और मेरा शोहर भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता था कि बच्ची के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी, किसी हफ्ते टाइम निकालकर खुद उसको लेने चली जाऊँगी। पता करूँगी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उस्तादों से पूछूंगी कि उसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा लगा हुआ नहीं होता, या फिर स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रही हैं। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है? वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है? अगर वो इनके साथ कुछ गलत भी कर रही हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शोहर काम पर गया हुआ था, और अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात थी, जब से मैंने दाखिला करवाया था तब से मैं उसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम ख़त्म नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि वहाँ स्कूल जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है। मैं तो हैरान रह गई।
मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा। तो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा बस मुझे इसी एड्रेस पर उतार दें, स्कूल मैं खुद तलाश कर लूंगी। रास्ते में सोच रही थी कि एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का रिक्शे वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं है। मैं वहां पहुंची तो गली के अंदर स्कूल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी उस नाम का मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नजर आ गया, लेकिन ये बहुत ही पुराना था और कोई उसको पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर ना बाहर कोई गार्ड बैठा था और ना आसपास कोई बच्चा या कोई रेडी वाला खड़ा था। वहां तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफी सारे कमरे थे और वो अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशे का यहाँ क्या काम, बच्चों के स्कूल में अंदर बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि वो ऐसा गाना था कि जिस पर कोई डांस कर सकता था और वो गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि अंदर गाना गूंज रहा है, अजीब बात है। फिर सोचा कि शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, कि स्कूल में फंक्शन होते हैं तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह की टैबलो किया करती हैं और फिर इसी तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी, ईद पर शायद फंक्शन था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नजर आई जिसने निहायत बेहुदा कपड़े पहन रखे थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि किससे मिलना है आपको। मैंने कहा कि फातिमा की क्लास कौन सी है। तो कहने लगी कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हैं आप। मैंने कहा कि फातिमा कहाँ है, आपको पता है क्या। वो कहने लगी फातिमा जो गोरी सी है जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा हाँ हाँ वही तो। वो कहने लगी वो अभी मसरूफ है। मैंने सोचा कि शायद कोई लेक्चर ले रही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप उसे बुला दीजिएगा। उसने कहा आधे घंटे के बाद फारिग होके आ जाएगी। आप उसकी क्या लगती हैं। मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। और फिर वो वहां से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा थी। मैं हैरान रह गई और एक झटके से मुझे समझ आ गया कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवाइफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम ये सब क्या कर रही हो। मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है, सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहां पर आई और कहने लगी इसको क्यों मार रही हो, इसका बाप तो इसे खुशी से यहाँ लेकर आता है। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, तुम्हारा शोहर भी इसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़ कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर ये हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा शोहर वसूल करता है। तुम्हारे शोहर ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था कि मेरी बीवी को शक ना हो, बस तुम इस तरह से बात करना, मैं खुद समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम इसकी माँ नहीं हो और ये उसकी अपनी बच्ची है, वो अकेला ही उस बच्ची के मालिक है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलता है, वो उसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो उसके साथ ऐसा थोड़ी करता। वो इस बात पर हंसती और कहने लगी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां आती हैं जिनको उनके अपने सगे माँ बाप छोड़कर जाते हैं। वो ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते उसे टाइम से जरूर भेज देना। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा शोहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको ये भी बता दिया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है और अपने शोहर पर भी केस करवाने के लिए FIR दर्ज करवा दी कि मेरा शोहर मेरी बेटी को वहां पर भेजता रहा है और सारा
कुछ जो भी मुझे पता था उनको बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा अफसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैंने उसको सब कुछ बता दिया था। उसने फौरन नफरी भेजी। उन सब लोगों के साथ साथ मेरे शोहर को भी हिरासत में ले लिया। मेरा शोहर मेरी बेटी का सौदा कर रहा था। वो हर हफ्ते वाले दिन उसे तवाइफ खाने छोड़ आता था और उसकी कमाई खा रहा था। बेटी को भी धमकाया था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार देगा। तभी मेरी मासूम बेटी डर गई थी, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी उसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोशी का नाटक शुरू कर देती और जानबूझकर जमीन पर गिर जाती। मुंह से झाग निकलने लगती ताकि वो लोग डर जाएं और उसे हाथ ना लगाएं। मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद मैंने अपने शोहर की शक्ल नहीं देखी। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन एक दिन मैं उससे जेल में मिलने के लिए गई और वो मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। शर्मिंदगी तो मुझे उसकी आंखों में अभी भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अगर इसकी जगह तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो क्या तुम ऐसा करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मेरे अंदर शैतान आ गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था, बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि तुम ये केस वापस ले लो, मुझे माफ़ कर दो, भले ही मुझे छोड़ दो, मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं केस वापस नहीं लूंगी। तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे। जो सज़ा उनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस कर दिया था और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना उसके सौतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ तो उस जमाने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और मैंने अपने शोहर से खुला ले ली। उसके बाद मैं अपने भाई के घर दूसरे मोहल्ले चली गई, जहाँ मेरी बेटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चला था, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसने मुश्किल एफए किया और उसके बाद घर बैठकर बीए किया। उस बीच मैंने उसे किसी तरह संभाला, किस तरह समझाया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस शख्स का जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। अल्लाह ताला सब बेटियों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और उनके नसीब अच्छे करें, आमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।